नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपेक्स एग्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं पीयूष सिंह, आपका केमिस्ट्री ट्यूटर, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम हमारी आज की क्लास के अंदर मैं लेकर के आया हूं आपके लिए क्या जीओसी का बेसिक कंसेप्चुअल टॉपिक, यानी हम लोग यहां डिस्कस करेंगे, इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, हाइपर कंजुगेशन है, इन सब को लेकर के डिस्कस करेंगे। कहां से? जीरो से लेकर के हीरो लेवल पर। तो उस श्रृंखला को लेकर के आया हूं मैं आपके सामने। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करेंगे किसके बारे में कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कहां से आए हैं, कैसे होते हैं, और आपके प्रश्नों आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपकी जेईटी है, सीयूईटी है, आईसीएआर और बीएचयू जैसे एग्जाम्स के अंदर आपको ध्यान होगा कि आपके एग्जाम्स के अंदर पूछते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, डिग्री ऑफ कार्बन से लेकर के प्लस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव, सभी जो प्रश्न आते हैं वो कहां से आते हैं? जीओसी से आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी जोरदार श्रृंखला का, जहां हम डिस्कस करेंगे किसको? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ये है हमारी क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या नींव। क्या है? नींव है। सर नींव का तात्पर्य क्या है कि अगर ध्यान रखना, अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या होंगे? धुरंधर। क्या होंगे? धुरंधर होंगे। सर क्या? बिल्कुल सर, हम सारे प्रश्नों को तोड़ फोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। उसके लिए क्या आधारित है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस क्या है सर? जीओसी। तो आज पढ़ेंगे हम क्या? जीओसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर 1 ऑफ जीओसी, जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हिंदी में बोले तो हम बात करेंगे इसके बारे में, कार्बनिक रसायन का परिचय। कार्बनिक रसायन का परिचय। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो हम इसे स्किप करेंगे, तो ध्यान रखना, अगर ये क्लास आपने स्किप की तो आगे के लेक्चर समझना आपके लिए क्या होंगे? बहुत ही डिफिकल्ट, क्योंकि ये नींव है, बिना नींव की मंजिल खड़ी नहीं हो सकती। तो बिना नींव के टॉपिक कैसे खड़ा होगा? तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक, जिसका नाम क्या है? जीओसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Important information about those student who qualified या who cleared 10th board in this year, यानी उन बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है जिन्होंने क्या किया है, इस वर्ष 10th क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं और अपने माता पिता का क्या किया है? नाम ऊंचा किया है। तो उसके लिए हम लोग क्या लेकर के आए हैं? उन सभी बच्चों के लिए हम लेकर के आए हैं अपेक्स एग्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम। सर इसका मतलब क्या है अपेक्स एग्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम? तो इस प्रोग्राम के तहत यानी हम अपेक्स एग्री क्लासेस लेकर के आए आपके लिए क्या? एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। मींस इसका क्या है कि हम आपको देंगे छात्रवृत्ति, बोले तो स्कॉलरशिप। सर किस आधार पर दी जाएगी? तो जिन बच्चों ने मेहनत की है तो उन्हें फल मिलना जरूरी है। सर क्या मतलब है इसका? तो यानी जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, प्राप्त किए हैं, उन्हें हम देंगे क्या? स्कॉलरशिप। क्या क्राइटेरिया है सर उसका, थोड़ा बताइए। तो आइए हम आपको बताते हैं, रूबरू करवाते हैं हमारे अपेक्स एग्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम को। तो सर इस प्रोग्राम के तहत क्या है कि जिन बच्चों ने 10वीं के अंदर, 10th के अंदर मीडियम, चाहे उनका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, बोर्ड उनका आरबीएसई या सीबीएसई, जिन बच्चों ने 95% अबाउ स्कोर किया है, हम उनको देंगे कितनी? 90% तक की स्कॉलरशिप। और जिन बच्चों ने 90 to 95 के बीच स्कोर किया है, उन्हें हम देंगे कितनी? 50% तक की स्कॉलरशिप। और जिन बच्चों ने 85 to 90 के बीच स्कोर किया है, उन्हें हम देंगे कितनी? 25% तक की स्कॉलरशिप। और जिन बच्चों ने 80 to 85 के बीच स्कोर किया है, अंक हासिल किए हैं, उन्हें हम देंगे क्या? आपके 50% तक की स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के तहत मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहता हूं कि हम यहां चला रहे हैं एक स्कॉलरशिप, बोले तो अपेक्स एग्री क्लासेस के अंदर हम चला रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे कृषि संकाय के अंदर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं, या बोले तो भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं। उनके लिए हम लेकर के आए हैं क्या? 11th प्लस 12th प्लस फाउंडेशन कोर्स। यानी सर हमें 11th और 12th के साथ फाउंडेशन कराया जाएगा? तो बिल्कुल आपका आंसर है सही। क्या हम आपको करवाएंगे 11th प्लस 12th के साथ फाउंडेशन का कोर्स? यहां हम आपको हिट करवाएंगे कौन से एग्जाम? जो कि आपके प्लस 2 एग्जाम्स, यानी बोले तो 12th के बाद में सीधे आपको देखने को मिलेंगे कहां? प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर। जहां एक बच्चा 12th पास करने के बाद सोचता है कि मुझे क्या करना है, वहां हमारे बच्चे सोचेंगे कि सर हम 11th और 12th के साथ ही हम हमारे एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करेंगे, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में क्या लेंगे सर? हम एडमिशन लेंगे और हम हमारे संस्थान का और
साथ में हमारे माता पिता का नाम क्या करेंगे, ऊंचा करेंगे। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए हम लेकर के आए ये प्रोग्राम। आइए हमसे जुड़िए, आप अपनी सीट जो है दिए गए पोर्टल पर या इन स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करके अपने सीट क्या करवा सकते हैं, रिजर्व करवा सकते हैं। यहां हम आपको लेकर के चलेंगे डिजिटल फैसिलिटीज के साथ में, डिजिटलाइजेशन बोर्ड्स, यानी हम आपको दिखाएंगे नहीं, सिर्फ सिखाएंगे नहीं, बल्कि अपने सब्जेक्ट से, अपने विषय से क्या करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। किनकी सहायता से, बिल्कुल ऐसे डिजिटल बोर्ड की सुविधा है आपकी सारी क्लासेस के अंदर है, हिंदी और इंग्लिश, यानी हम लेकर के चलेंगे आपका पूरा कोर्स किस में, बाइलिंगुअल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। जैसा हमें पता है, हम जानते हैं कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बेसिकली कुछ ब्रांचेस हैं। क्या हैं, कुछ ब्रांचेज है। जैसे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और फिजिकल केमिस्ट्री होती है। बट जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, बढ़ेंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो आपको एक चौथी ब्रांच देखने को मिलेगी, दैट इज योर एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, आकलन करते हैं, किसी भी चीज का पता लगाते हैं। तो उन शाखाओं में से आज हम लेकर के आए आपके लिए क्या, कार्बनिक रसायन, यानी उसका इंट्रोडक्शन। तो आपका जो हेडिंग है यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं यहां पर नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश बाइलिंगुअल के अंदर। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं या आप जो आप अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़ने वाले हैं, उनके लिए एक इंफॉर्मेशन सूचना क्या कि ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पर। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के ज्वाइन करिए। सारे नोट्स प्लस पीपीटी प्लस विद रिटन माय नोट्स, यानी जो मैं यहां लिखूंगा उन सभी की आपको जो पीडीएफ है वह कहां मिलेगी, हमारे इस चैनल के कहां पर, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो सभी ज्वाइन करिएगा, किसके लिए, नोट्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन रासायनिक क्या होते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके हिस्ट्री से, है ना। ये कुछ लाइनें आपके लिए लेकर के आया हूं, आप इसे नोट करिए और पढ़िए क्या लिखा है ना। तो आज हम बात करते हैं किसके बारे में, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर क्या तात्पर्य है हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चा पार्टी हम यहां डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहली थ्योरी किसके बारे में सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड और उनसे रिलेवेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उनको समझाने के लिए हमारे एक ग्रेट केमिस्ट आए थे। कौन सर, दैट इज योर बर्जीलियस। हु इज इट, ही इज बर्जीलियस द ग्रेट केमिस्ट हु डिस्कवर्ड या हु गिव द फर्स्ट थ्योरी अबाउट द किसके बारे में, कार्बनिक रसायन, बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। सर क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बर्जीलियस वाइचिल फोर्स थ्योरी। तो इंग्लिश में है, इसे हम क्या बोलते हैं सर, जैव शक्ति सिद्धांत। बिल्कुल सर, हम पढ़ करके आए हैं छोटी छोटी क्लासों में, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसे हम पढ़ाएंगे। क्या हमने बर्जीलियस ने आपको क्या दिया था, जैव शक्ति सिद्धांत। क्या है सर इस सिद्धांत के आधार पर, मैं आपको सिर्फ यहां समझाऊंगा। स्लाइड्स आपके बैक साइड में दे रखी हैं, आप इन्हें नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पढ़ना है आपको बाद में। टॉपिक सारा हम आपको एलैबोरेट करेंगे, समझाएंगे क्या। तो चलिए बात करते हैं बर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये थ्योरी आपको बताती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। यानी इस थ्योरी के अनुसार क्या कहा गया था कि ये थ्योरी कहती है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वह हमें कहां से मिलते हैं, बोले तो जीवाश्म से मिलते हैं या पौधों से मिलते हैं। सर इंग्लिश में क्या, तो ध्यान रखना, ये थ्योरी बताती है हमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेयर, सर फ्रॉम लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स। हम लोग दोनों लैंग्वेज में लेकर के चलेंगे ताकि जो हमारे दोस्त इंग्लिश मीडियम से ना उन्हें दिक्कत हो, ना जो बच्चे हिंदी मीडियम से ना उन्हें दिक्कत हो। मैं आपको दोनों लैंग्वेज यानी बोले तो बायलिंगुअल में समझाऊंगा टॉपिक सारे। तो क्या इस सिद्धांत के अनुसार हमने क्या कहा कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड यानी सर वो यौगिक है जो कहां से मिले हैं, बोले तो सर किसी भी लिविंग थिंग से मिले हैं, बोले तो किसी भी सजीव से मिले हैं या किसी पौधे से मिले हैं। ऐसे कंपाउंड को, ऐसे यौगिक को हम क्या बोलते हैं सर, कार्बनिक रसायन। सबसे पहले थ्योरी दी गई थी क्या कि सर कार्बनिक रसायन वह होते हैं जो हमें कहां से मिलते हैं, लिविंग थिंग से, बोले तो सजीवों से मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए डेफिनेशन से क्लियर है, इंग्लिश में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर ओनली दोज दैट वर कम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ओनली लिविंग थिंग्स कुड बी सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिकली, है ना। इन्होंने क्या बोला है कि ये जो है वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कहां से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, है ना। तो देखिए हिंदी में भी यहां पर स्पष्ट क्या रखा है कि कार्बनिक यौगिक केवल वे होते हैं जो जीवित जीवों से आते हैं, यानी
केवल जीवित चीजों की महत्वपूर्ण शक्ति के हस्तक्षेप के माध्यम से कार्बनिक रसायनों का क्या किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है। यानी ये कह रहे हैं कि कार्बनिक रसायन सिर्फ सजीवों से मिलता है। सिर्फ इसका मेन मोटिव क्या है इस थ्योरी का, ये आपको यही समझाती है कि कार्बनिक रसायन वह है यानी जिसके अंदर कार्बनिक यौगिक बोले तो कहां से मिलते हैं सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, बोले तो कहां से, लिविंग थिंग, बोले तो सजीवों से मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं सर, वो हमारे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। तो सबसे पहली हिस्ट्री जो थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो ये थ्योरी लेकर के आई थी क्या, कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो कार्बनिक यौगिक वह होते हैं जो कहां से मिलते हैं, सजीवों से या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। तो इस स्लाइड पर पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स में ऐड ऑन कीजिए। तो नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, इस थ्योरी के बाद है हमारे ग्रेट केमिस्ट दैट इज योर एफ वुलर। एफ वुलर सर क्या थे, तो आपको पता है कि जैसे जैसे केमिस्ट्री के अंदर थ्योरीज सिद्धांत जैसे आते हैं तो ध्यान रखना, सिद्धांत आते ही हम क्या करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और हम पता लगाते हैं क्या जो थ्योरी किसी केमिस्ट ने दी है इज इट एप्लीकेबल और नॉट, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही वो सिद्धांत है, कौन सा है बोलिए फटाफट सर, जैविक सदिश सिद्धांत या वाइटल फोर्स थ्योरी, तो उसके बाद में हमारे एफ वुलर एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक चमत्कार कर दिया पूरे कार्बनिक जगत के अंदर। एक महत्वपूर्ण क्या लेकर के आए, इन्वेंशन लेकर के आए, खोज लेकर के आए, क्या लेकर के आए, उन्होंने कहा कि जो कार्बनिक कंपाउंड है बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं इसे क्या कर सकता हूं, लैब में बना सकता हूं, मैं इसे लैब में बना सकता हूं। इसका मतलब क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी या बोले हम जैविक सदिश सिद्धांत का क्या करते हैं, ये खंडन करते हैं, क्या करते हैं, खंडन करते हैं, यानी अपोज करते हैं। मतलब क्या है, इन्होंने ये कहा कि आपने जो परिभाषा दी है बर्जीलियस ने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से आते हैं, सिर्फ लिविंग बीइंग से, तो इन्होंने क्या बोला कि नहीं, आपकी परिभाषा गलत है, मैं लेकर के आया हूं परिभाषा क्या, कि कार्बनिक रसायनों को भी कहां बनाया जा सकता है सर, लैब में बनाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने एक कार्बनिक यौगिक की क्या की, खोज की, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या की, डिस्कवरी की, वो हमारा क्या था, दैट इज योर यूरिया। क्या था, यूरिया। तो सर कैसे बनाया यूरिया को, तो आइए दिखाते हैं हम आपको। इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट लिया। क्या लिया बेटा, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट क्या होता है सर, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा है सर, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, है ना। इन्होंने क्या किया, लैब के अंदर प्रयोगशाला में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से निर्माण कर दिया एक कार्बनिक रसायन, बोले तो कार्बनिक यौगिक का, बोले तो ऑर्गेनिक यौगिक, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कर दिया सर, इन्होंने सिंथेसाइज कर दिया और इन्होंने खंडन किया किसका, जैव शक्ति सिद्धांत का। इन्होंने क्या किया, जो अमोनियम साइनेट था NH4COCN, है ना, इसको क्या किया, हीट किया, हीट करके इनको मिला क्या, यूरिया। यह क्या है, यूरिया का रासायनिक सूत्र है। क्या है, रासायनिक सूत्र। तो ये था क्या, देखो इसमें लिखा हुआ भी है कि बर्जीलियस के महत्वपूर्ण सिद्धांत और पहले कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण की क्या है, विफलता है। यानी यह एक क्या है, ड्रॉबैक, यानी हम बोल सकते हैं यह प्रथम संश्लेषित क्या है सर, एक कार्बनिक रसायन। क्या है सर, ये कार्बनिक यौगिक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, इट इज द फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था लैब में वह कौन सा था सर, वह यूरिया था। ये एग्जाम में प्रश्न आता है, आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के अगली स्लाइड की ओर। इसे आप नोट करिए कि इसमें हम लोगों को क्या बताया, जो हमारे एक साइंटिस्ट आए थे। सर कौन से साइंटिस्ट है, आपने नाम तो बताया ही नहीं। देखिए यहां जरूर मेंशन किया होगा, कहां है ना, कंपाउंड वगैरह स्टोर, तो इसके अंदर मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लिख लीजिएगा कौन है वह, एफ वुलर। कौन है वह, एफ वुलर, जिन्होंने क्या किया, इस थ्योरी का क्या किया, खंडन किया। क्या किया, इस थ्योरी का खंडन किया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगली स्लाइड की ओर। इससे भी हम क्या करेंगे सर, नोट करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और जो बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, आपके टेलीग्राम के चैनल पर जो है हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और इसे क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, यानी ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड्स, यानी हम लोग कार्बनिक रसायन की पहले परिभाषा क्या मानते थे। चलिए उसके बारे में क्या करते हैं, चर्चा
चर्चा करते हैं। तो देखो उन्होंने क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर वी कैन डिराइव यानी वी कैन डिराइव फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच लाइक प्लांट्स एनिमल्स आर कॉल्ड एज व्हाट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सर आपने तो कहा था कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बोलती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो लिविंग थिंग से मिलते हैं, है ना। तो जैसे कैसे देखिए एग्जांपल लिखा है कि फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंट, मींस ये बोले तो चींटी, यानी क्या है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी इससे बोले तो हमें यहां से मिला है कंपाउंड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये कहां से लिया गया, ये लिया गया आपका क्या फॉर्मिका से ही एसिड लिया गया। कहां से लिया गया है, फॉर्मिका, जिसका मीन क्या होता है, चींटी। क्या होता है, चींटी। जैसे शुगर, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन, है ना। इन्होंने क्या बोला, पुरानी थ्योरी हमको ये बोलती है कि कार्बनिक रसायन सिर्फ वह होते हैं, यानी कार्बनिक यौगिक वह होते हैं जो हमें कहां से मिले, या तो सजीवों से मिले या हमको कहां से मिले, प्लांट से मिले। हिंदी में भी हमने मेंशन किया है कि कार्बनिक यौगिकों की पुरानी परिभाषा क्या है कि वह यौगिक जिन्हें हम केवल जीवित जीवों, अंडरलाइन इट इज, है ना, और पौधों से प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। जैसे कि फॉर्मिक अम्ल जो है वो कहां से मिलता है, चींटी से, और जो चीनी है वो हमें कहां से मिलती है, गन्ने से। यानी हम लोगों को समझ में आई कि सर जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग जो परिभाषा थी वो कौन सी थी, ये वाली थी। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट परिभाषा की ओर, जो कि आपको इंट्रोडक्शन देती है किसके बारे में, ये देखिए। तो हम बात करते हैं किसके बारे में, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सर ये तो हो गई पुरानी वाली, अब नई बताइए क्या होता है। तो ध्यान रखना आज के समय में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो कार्बनिक यौगिक उन्हें कहते हैं जो किससे मिलकर बने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से। हम बोले कि वह यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर के बने हैं वह हमारे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, या ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं सर, हम बोलते हैं उसे क्या, दैट इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए पुरानी जो न्यू मॉडर्न डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा है कि हाइड्रोकार्बोनेट्स इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमेशा अंदर आपको क्या मिलेगा, कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कार्बन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न कई कार्बनिक यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। यानी नई डेफिनेशन क्या बोलती है कि जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कम से कम कार्बन व हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वाइटल फोर्स थ्योरी और उसके बाद में जो हमारे एफ वूलर ने जो थ्योरी दी थी उनके अंदर अंतर क्या है। यानी हम पहुंच चुके हैं कि कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा क्या है कि सर जनरली जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ एक हिस्ट्री डिस्कस की है किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगली स्लाइड की ओर और आपके अगली टॉपिक की ओर, है ना। तो हमने डिस्कस कर लिया था क्या कि सर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बनिक रसायन होते हैं। बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, क्या होते हैं वे, कार्बनिक रसायन होते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, डेरिवेटिव्स सब आप समझ रहे हैं ना, डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव्स का मतलब है कि जो हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन से क्या हो, मिल करके बने हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं सर, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स, मतलब क्या है, इनकी जो उत्पत्ति हुई कहां से हुई है, हाइड्रोकार्बन से हुई है। कैसे हुई है आप देखिए, जैसे कि हमने यहां लिया है क्या, C2H5। सर इसे थोड़ा समझाइए। तो बिल्कुल आप यहां आइए, क्या सर C2H5 को मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं, है ना। और सपोज करो मैंने रिएक्शन करवाई कि अभिक्रिया करवाई तो उसके अंदर OH उपस्थित था, क्या था, OH उपस्थित। तो सपोज करिए उसमें से अगर कोई एक H निकल जाए, उसकी जगह क्या जुड़ जाए, OH जुड़ जाए, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और कौन जुड़ेगा, OH। यानी इस तरह से निर्माण हुआ किसका, अल्कोहल का, है ना। एक अल्कोहल कंपाउंड का निर्माण हुआ, यानी किससे मिलके बना, हाइड्रोजन से ही मिलके बना है, हाइड्रोजन से मिलके बना है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला है, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, है ना। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है हम लोग अभी इसको स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये भी बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स या उसके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। सर डेरिवेटिव या व्युत्पन्न क्या होते हैं, तो ध्यान रखना किसी भी हाइड्रोकार्बन में से आप किसी एक H को हटाइए, बोले तो प्रतिस्थापित कीजिए, सब्स्टिट्यूट करिए, उसकी जगह क्या ले आइए, कोई भी नया ग्रुप ले आइए, तो हमारा किसका निर्माण होगा, बोले तो सर हमारे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का निर्माण होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, क्या है आगे की स्लाइड के ऊपर, एक इन्फॉर्मेशन सूचना उन बच्चों के लिए भी है जिन बच्चों ने इस वर्ष 12वीं के अंदर भी क्या किए हैं सर, बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो सर हमारे लिए भी है, बिल्कुल आपके लिए हम लेकर के आए हैं क्या, लॉन्ग ईयर बैचेस क्लासेस। यानी यहाँ हम आपको इंग्लिश और इंग्लिश
इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस के अंदर कोर्स करवाएंगे। किसका? आपके जेईटी, सीयूईटी, बीएचयू और भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां केमिस्ट्री आती है वहां हम लोग आपको क्या करेंगे? ट्रेंड करेंगे और आपको पढ़ाएंगे। किसके बारे में लेकर के आए हम लोग? क्या आपके लिए लॉन्ग ईयर बैच, जिसके अंदर यहां डिस्क्रिप्शन दे रखा है, दिया यू ऑब्टेन योर परसेंटेज ऑन द बिहाफ योर 10th बोर्ड, नहीं सॉरी 12th बोर्ड के आधार के परसेंटेज जो आपको यहां दे रखे हैं, दी गई परसेंटेज की स्कॉलरशिप आपको यहां दे रखी है। तो जो बच्चे इस वर्ष 12वीं पास कर चुके हैं और हमसे आकर के जुड़ना चाहते हैं और अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है अपेक्स एग्री क्लासेस के अंदर, जो कि स्थित है आपके पुराने शहर, आपके प्यारे शहर कौन सा? जोधपुर। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जहां हम आज डिस्कस करेंगे किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन्स हमने डिस्कस कर लिया है ना। तो हम बात करते हैं किसके बारे में? सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। क्या लेकर गए हैं हम आपके लिए? सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। सर इसको पढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि कार्बन है क्या। क्या बोला है हमने? कार्बन है क्या। तो लगाइए हेडिंग कि सर हम आज किसके बारे में चर्चा करेंगे? कार्बन के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? सर कार्बन के बारे में करेंगे। और इसमें आप हेडिंग लगा लीजिए किसके बारे में, है ना? इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। क्या हेडिंग लगाएंगे सर हम लोग? इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, है ना। कार्बन का हम यहाँ क्या करेंगे? परिचय करेंगे, है ना। क्या डिस्कस करेंगे? परिचय। सर क्या होता है परिचय? अरे ये है कौन, क्या है, आया कहां से है, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1 by 1। कैसे स्टार्ट करेंगे? 1 by 1 के अंदर। यानी पहला पॉइंट आपको कार्बन में क्या ध्यान रखना है कि आपका जो कार्बन है, कौन है? कार्बन, है ना। क्या है आपका? ये कार्बन है ना। लिख लीजिए आप पहला हेडिंग क्या? कार्बन। तो पहली चीज जो इसके बारे में याद रखने लायक है वह है क्या? ध्यान रखना जी, कार्बन है ये अधातु है। क्या है आपकी? अधातु। बोले तो इट इज अ नॉन मेटल। सर क्या होता है नॉन मेटल? थोड़ा बताइए। तो नॉन मेटल का मतलब होता है कि जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, जो नेचर में भंगुर या बोले तो ब्रिटल होते हैं, जिनके पास में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बोले तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले जितने भी यौगिक होते हैं सभी क्या होते हैं? अधातु होते हैं, है ना। तो पहला जिसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हमारा क्या था कार्बन के अंदर? कि यह क्या होते हैं? अधातु होते हैं। सर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ध्यान रखना, जो इसकी स्थिति है, क्या है? इसकी स्थिति यानी बोले तो पोजीशन जो है वो इसकी क्या है? तो ध्यान रखना यह आपके 14th ग्रुप के अंदर आता है। किसमें आता है? 14th ग्रुप या वर्ग, है ना। 14वें वर्ग में आता है और दूसरे पीरियड में आता है। किसमें आता है? दूसरे पीरियड में, है ना। सर क्या है ये वर्ग, क्या है पीरियड? तो आइए मैं आपको समझाता हूं वर्ग क्या होते हैं और पीरियड क्या होते हैं। देखिए ये आपके सामने जो मैं लेकर के आया हूं ये हमारी क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए कितनी हरी भरी, कितनी लाल, कितनी नीली, है ना। इतनी अच्छी लेकर के आया हूं मैं आपके लिए क्या? पीरियोडिक टेबल। देखिए इसको समझते हैं चुटकियों के अंदर कि ये टेबल जितनी छोटी और आसान दिखती है, ध्यान रखना दिस इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक यानी केमिस्ट्री अगर आपको समझनी है, अगर किसी बच्चे ने इस टेबल को समझ लिया तो उसने चुटकियों के अंदर क्या कर ली? केमिस्ट्री को अपने काबू में कर लिया। तो ये टेबल आपको बहुत कुछ सिखाती है। क्या? पहली बात तो ये पढ़ी जाती है लेफ्ट से राइट की ओर, है ना। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऐसे ये पढ़ी जाती है। हम आपको बता रहे हैं क्या कि ध्यान रखना यहां, यानी आप जब भी लेफ्ट से राइट जाएंगे, कहां जाएंगे हम लोग? जब भी लेफ्ट से राइट। ये जो दे रखे हैं आपको, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? आपके वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? बोले तो ग्रुप। तो हमारा कार्बन अंकल, हमारे जो कार्बन अंकल है वो कहां है? अरे कार्बन अंकल कहां छुपे बैठे हो? अरे दिखो ये रहे हमारे कार्बन अंकल। देखिए कहां आए हैं? बोले तो 14th ग्रुप में, बोले तो 14th वर्ग में आए हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अरे बोलो स्वाहा। क्या सर पोजीशन याद हुई है ना? फिर हमने कहा सर ये जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? पीरियड होते हैं। क्या होते हैं सर? पीरियड होते हैं। बोले तो ये रहे हमारे क्या? आवर्त। क्या है हमारे? आवर्त। तो देखिए कौन सा? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और सातवां। हमें एक और चीज पता चली कि टोटल पीरियड जो होते हैं, है ना, वो कितने होते हैं? सर 7 होते
हैं, है ना। तो साथ में से हम लोग बोलेंगे कौन से पीरियड में आ रहा है, देखो ये सेकंड नंबर में आ रहा है, तो इसकी जो पोजीशन हो गई, स्थिति हो गई, वो क्या हो गई, बोले तो सर 14th ग्रुप सेकंड पीरियड, या बोले तो सर क्या हमारा 14वां वर्ग, और बोले तो क्या दूसरा आवर्त। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, हमें ये चीज समझ में आ गई है। तो चलिए इसके साथ छोटी सी जानकारी आपको और देता हूं। ध्यान रखना, जनरली जो आगे लिखी जाती है ये सभी क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। क्या होती हैं? धातुएं। बोले तो क्या, दैट इज ऑल आर मेटल्स। और जो आपको ये देखो सुनहरे सुनहरे अक्षरों में अंदर बोले तो हरे कलर के अंदर जो आपको संरचनाएं दिख रही हैं, ये जो हैं वो क्या होती हैं, आपकी अधातुएं होती हैं। क्या होती हैं? अधातुएं। अधातुएं सर क्या होता है, दैट इज सॉरी ये होती है उपधातुएं। क्या होती हैं? उपधातुएं। उपधातुएं क्या होती है, जिनके पास धातु व उपधातु दोनों के क्या होते हैं, गुण होते हैं, है ना, मेटलॉइड्स होते हैं। और इनके इस तरफ सामान्यतः आपको देखने को मिलेंगी क्या सर, हमें देखने को मिलेगी नॉन मेटल, बोले तो अधातु। तो आई होप जो मेरा पॉइंट था कि सर कार्बन क्या है, एक अधातु है, और कार्बन के अंदर अधातु के अंदर क्या है सर, उसकी जो स्थिति है वो क्या है, दूसरे 16वें ग्रुप में आती है और दूसरे आवर्त में आती है। अरे यहां तक समस्या है क्या? अरे सर नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या ये हमारा हो गया, क्या ये हमारा हो गया, क्या दूसरा आवर्त। सर तीसरी चीज क्या है? तो तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है किसके बारे में सर, हमारे प्यारे कौन कौन गोल मटोल कार्बन के बारे में। क्या है? तो पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो क्या है, इसके पास किसका जो एटॉमिक नंबर होता है, बोले तो क्या सर, परमाणु क्रमांक। अरे क्या सर, परमाणु क्रमांक, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे, Z से। परमाणु क्रमांक को क्या बोलते हैं सर, एटॉमिक नंबर। ये कितना होता है? तो ध्यान रखना 6 होता है। कितना होता है? 6। सर कैसे याद है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और अरे कार्बन, फंस गया कार्बन, ये रहा हमारा छठा नंबर कार्बन। तो ये कितने नंबर पर आता है, इसका एटॉमिक नंबर बोले तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है सर, 6 होता है। तो ये रहा हमारा 6 नंबर। सर इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, किसकी सर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर वह कितनी होती है? तो इसमें ध्यान रखना 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही हमारे क्या प्रोटॉन होते हैं, बोले तो क्या 6 हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर, प्रोटॉन। यहां माइनस लगाया मतलब ये ऋणावेश है, इसके ऊपर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। ये एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, बोले तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये हमारा एक पॉजिटिवली चार्ज क्या है सर, पार्टिकल है। और इसके अलावा क्या होता है सर, न्यूट्रॉन भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो सर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो ध्यान रखना यहां जो हमारे न्यूट्रॉन होते हैं दैट इज योर n, वो भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां हम लोग सेपरेट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके पास में 6 प्रोटॉन और 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन, यानी इसका जो एटॉमिक मास हो गया, परमाणु भार हो गया, वह कितना हुआ, 12। और इसकी जो यूनिट होती है वह होती है क्या, AMU या फिर यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट। सर इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, 6 और 12। यहां नीचे जो लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर जो लिखा जाता है वो परमाणु भार होता है। यानी बोले तो जो नीचे लिखते हैं इट इज योर एटॉमिक नंबर एंड दिस वन इज योर एटॉमिक मास। क्या यहां तक सभी को चीजें यहां तक क्लियर हैं? बिल्कुल सर क्लियर हैं। कार्बनिक रसायन तो बाद में स्टार्ट करेंगे, लेकिन कार्बन से दोस्ती करनी क्या है, बहुत जरूरी है। तो कार्बन से दोस्ती करने के लिए कार्बन को जानना पड़ेगा। अरे तू है कौन, आया कहां से है, नहीं आया, नहीं बताया तो कैसे पता चलेगा, हम बताएंगे क्या। तो ध्यान रखना, इसी के साथ अब एक चीज और नोट कर लीजिएगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो सी है ये हमारा सी क्या है, कूलम है। क्या है ये, इट इज योर कूलम। बोले तो क्या ये यूनिट है किसकी, आपकी आवेश की। अरे प्रश्न आता है एग्जाम में, क्या आवेश की इकाई क्या है, कूलम है। तो इसे हम क्या करेंगे सर, बिल्कुल हम इसे नोट कर लेंगे, आवेश की इकाई क्या होती है ना। तो इसे आप क्या करेंगे, नोट करेंगे सर, इसे हम बिल्कुल सर नोट करेंगे। तो करना पड़ेगा आपको क्या, नोट। इसको आप क्या करिए, एक बॉक्स में बना लीजिए। अरे ये बादल हैं, मंडराने चाहिए, है ना। आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम। और ये हो गया क्या, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का रिप्रेजेंटेशन। अरे यहां तक किसी को कोई समस्या दुविधा है तो बताइए, अदरवाइज हम क्या चलते हैं आगे। क्या क्या पढ़ा कि कार्बन जो है वो सबसे पहले क्या होता है, अधातु
होता है। सर स्थिति क्या है, 14th ग्रुप में आता है और सेकंड पीरियड होता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि परमाणु क्रमांक सर इसका 6 होता है। उसके बाद हमने देखा क्या कि जो आपका प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो 6 होती है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी इसमें क्या होते हैं, 6। एक और महत्वपूर्ण सूचना उन बच्चों के लिए जिनके दिमाग में यह मिसकंसेप्शन है क्या कि सर हमेशा प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन हो, हर बार जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, हर बार जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन बराबर क्या हो, न्यूट्रॉन। ये हम आपको जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, वहां पर क्या करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या इसके बारे में। तो 3 पॉइंट आप सभी को समझ में आ गए होंगे। क्या, कार्बन एक अधातु है, बोले तो नॉन मेटल। स्थिति जो है हमने आपको बता दी, परमाणु क्रमांक हमने बता दिए, इस पर जो आवेश होता है वो मैंने आपको बता दिया, और प्रोटॉन पर भी जो एक आवेश होता है 1p+, उस पर भी आवेश समान होता है लेकिन ये धनात्मक होता है, बोले तो पॉजिटिव। कितना, 10⁻⁻19 कूलम। आई बात समझ में? अरे सर आ गई, इतने अच्छे से की है तो क्यों नहीं आएगी। तो फटाफट इसे नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं इसके और बारे में बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लेकर के आए क्या आपके लिए प्रॉपर्टीज तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम कार्बन को जान रहे थे, दोस्ती कर रहे थे सर हम कार्बन से। हमने कार्बन की स्थिति जानी, हमने देखा वो नॉन मेटल होता है, अधातु होता है। फिर हमने देखा सर क्या उसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और सर 6 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अब सर चौथा पॉइंट क्या है, तो आइए हमारे साथ हम आपको डिस्कस करते हैं, दोस्ती करवाते हैं कार्बन से। क्या सर, चौथा पॉइंट जो है वह आपका क्या है, इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना। देखिए कार्बन जो है वो क्या है, कार्बन के संयोजी कोश में है ना, कार्बन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। सर कितने होते हैं, 4। सर संयोजी कोश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो बेटा इसे बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं इसे सर क्या, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। अरे सर समझ नहीं आ रहा, तो आइए ना मैं आपको समझाता हूं। क्या देखिए कार्बन कितने नंबर पर आता है सर, इसका जो Z होता है, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, बड़े हो गए हैं। क्या सर इसका Z जो होता है वो कितना होता है, 6 होता है। अरे होता है, बिल्कुल सर होता है। सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, K में 2 और L में 4। कितने, L में 4। तो ध्यान रखना जो बाह्यतम कोश होता है, इसे लाल पेन से इंपॉर्टेंट या ग्रीन से किसी से भी करिए, क्या जो बाह्यतम कोश होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल या संयोजी कोश बोला जाता है। सर समझ नहीं आया, समझाते हैं ना। क्या सेंटर में होता है आपका केंद्रक, बोले तो नाभिक, न्यूक्लियस, उसके आसपास आपको पता होते हैं कक्षक। सर पहला जो होता है उसे बोलते हैं K, दूसरा होता है उसे बोलते हैं L, तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं M, और चौथा जो अगर और होगा तो उसे हम बोलेंगे क्या, N। अरे हम इसे क्या बोलते हैं, कक्षक। अरे सर समझ नहीं आया, तो आइए हम इसको आपको साइड में डिस्कस करते हैं। क्या फिगर मिल जाएगा शायद हमें, कहाँ है हमारा फिगर, ये रहा। चलिए डिस्कस करते हैं, है ना। तो हम बात करते हैं, चेंज करते हैं कलर का। ओ ये आपको दिखेगा इजीली। तो चलिए बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, हमारे कक्षक और नाभिकों के बारे में। तो देखिए ये छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा, ये इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा है ना, ये हो गया K, ये हो गया L, और ये आपका क्या हो जाएगा, M। सर कहानियाँ भारी हैं क्या, अरे बिल्कुल भारी नहीं है, देखने का तरीका और कुछ भी नहीं है। देखिए ये अगर कुछ मैं आपको बात करूं तो हमें पता है क्या कि पहला जो आपका कक्षक होता है उसे हम बोलते हैं क्या, K। क्या बोलते हैं, पहला जो कक्षक होता है उसे बोलते हैं K कक्षक, या हम बोलते हैं इसे क्या, K शेल। क्या बोलते हैं, K शेल। अरे कहानी समझ में आई सर, बिल्कुल K शेल बोलते हैं। फिर इसे दूसरे को बोलते हैं L शेल, तीसरे को सर M, और चौथे को बोलते हैं क्या, N, है ना। ये होते हैं हमारे कक्षक। सर कक्षक क्या होते हैं बताइए, अगर किसी को पता है कक्षक क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए सर क्या होते हैं। तो ध्यान रखना, कक्षक वह जगह है, वह स्थिति है जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना क्या होती है, सबसे अधिक होती है। यानी इलेक्ट्रॉनों को पाए जाने की सबसे सर्वाधिक जो आपको पॉसिबिलिटी होती है न्यूक्लियस के आसपास, जिस मतलब जो आपका जो सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास, वह क्षेत्र, वो एरिया जहां इलेक्ट्रॉनों के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसे हम क्या बोलते हैं सर, उसे हम क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिटल्स आर दी दोज प्लेस वेयर द टेंडेंसी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज
हाईएस्ट, यानी इलेक्ट्रॉनों को पाए जाने की प्रायिकता जहां सर्वाधिक होती है वहां हमारे क्या होते हैं, उसे ही हम जगह को क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं, है ना। तो ये कुछ कक्षक होते हैं सर। संयोजी कोश क्या होते हैं, तो ध्यान रखना जहां आपका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजी कोश। सर समझ नहीं आया तो अरे आइए, तो आपने कहा सर के में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए सर, भर दिए। सर हमने क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। हमें तो नहीं दिख रहे सर, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, 4 यहां, 1 2 3 और 4। तो ध्यान रखना सबसे बाह्यतम कोश को ही क्या कहा जाता है सर, संयोजी कोश कहा जाता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज नोन एज क्या, वैलेंस शेल। सर आउटर मोस्ट वैलेंस शेल का मतलब क्या है, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां है सर, मेरा वही क्या होगा, संयोजी कोश होगा। क्या, बिल्कुल सही। तो देखिए आपके सबसे बाह्यतम कोश कौन से वाले में, सर एल के अंदर है, तो एल का मेरा क्या होगा सर, वो संयोजी कोश होगा। आई होप आपको ये वर्ड बार बार देखने को मिलता है, आप समझ गए होंगे कि संयोजी कोश क्या होता है। तो संयोजी कोश होता है क्या, बाह्यतम कोश। क्या होता है ये, बाह्यतम कोश, है ना। सबसे बाह्यतम जहां आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन स्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजी कोश, या बोलते हैं क्या, वैलेंस शेल। चलें आगे बढ़ते हैं। आप साइड में लिख लीजिए क्या, नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हाईएस्ट 2 आते हैं, इसमें आपके 8 आते हैं, इसमें आपके 18 आते हैं और इसमें आपके 32 आते हैं। सर कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं हम 2n² की सहायता से। किसकी हेल्प से निकालते हैं, वो हम निकालते हैं 2n²। सर ये क्या है, सूत्र है एक। सर किस चीज का सूत्र है, तो ये सूत्र है किसका, इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र है। कैसे, हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इससे जहां n का बराबर, n का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कक्षकों की संख्या। क्या होती है, वह होती है आपकी क्या, कक्षकों की संख्या, बोले तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल। जैसे यहां पर जो n की वैल्यू होगी वह कितनी होगी, n बराबर यहां 1, यहां n बराबर 2, यहां n बराबर आपके 3 और यहां n बराबर आपके क्या, अरे 4। सर इस सूत्र में वैल्यू करिएगा, आपके पास नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो वैसे ही मैंने आपको क्या कहा, क्या आपके पास में 4 संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन है, सर बिल्कुल है। तो हमारे पास 4, देखो मैंने कहा ना संयोजी कोश मतलब सबसे बाहर वाला, देखो सबसे बाहर वाला कहां, ये वाला, ये वाला, ये आपका क्या है सर, ये मेरे कार्बन के लिए क्या है सर, संयोजी कोश है। क्या है सर, ये हमारा क्या है सर, संयोजी कोश। सर क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे बोलते हैं बेटा क्या, वैलेंस शेल। अरे व्हाट इट इज कॉलिंग, इट इज कॉलिंग लाइक सर क्या, इट इज अवर वैलेंस शेल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या कहा सर, आपने कहा इसका जो विन्यास होता है वो K में 2 और L में कितना होता है 4। अब मुझे बताइए इसका अष्टक पूरा करने के लिए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, सर 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितनी है, 4। यानी इसकी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए कुछ स्थिति बनेगी। क्या, अष्टक पूरा करने के लिए, या तो कुछ बच्चों की देखो आवाज आ रही है, चिल्ला भी रहे हैं, कूद भी रहे हैं। सर इतना तो हमको भी पता है क्या कि सर हम पढ़ कर गए हैं 9th और 10th में कि सर इलेक्ट्रॉन ले दे करके भी क्या कर सकते हैं, अष्टक को बोले तो ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चे आप सही जा रहे हैं। तो यानी ये अष्टक को पूरा करने की इसकी 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, 2 केसेस बनते हैं कि यानी ये क्या कर सकता है, अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है। कैसे करेगा अष्टक पूर्ण, सर थोड़ा सा बताइए, तो थोड़ा क्या करोगे जानकर। चलिए आइए पूरा डिस्कस करते हैं ना, क्या सर कि कैसे अष्टक पूरा कर सकता है ना। तो देखिए हम बात करते हैं आपके सामने क्या, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज, से पहले आप कार्बन को समझिए, है ना। तो देखिए क्या, तो देखिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से समझते हैं क्या कि केस फर्स्ट, क्या बात करेंगे हम लोग यहाँ, केस फर्स्ट। सर केस फर्स्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे क्या कि पहला केस क्या कि कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, दान करे। क्या करे, दान, बोले तो डोनेट करे। क्या करे, अरे डोनेट करे, है ना। डोनेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए क्या मैंने क्या बोला, ये रहा आपका क्या एल, है ना। ये न्यूक्लियस मान लो, ये K में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, है ना। ये हमारे किसकी स्ट्रक्चर है, ये हमारे कार्बन की स्ट्रक्चर है। किसकी है, ये हमारे कार्बन की स्ट्रक्चर है ना। अब मुझे बताइए दान करने के लिए क्या होता है सर, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अरे किसकी ऊर्जा, कौन है सर, सर ये एनर्जी ही है। सर एनर्जी, यार किसी भी चीज में से कुछ निकालने के लिए उसे चढ़ाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर, उसे एक्साइटेड करना पड़ता है। अरे दोस्त के जेब से खर्चा करवाने के लिए उसकी तारीफ नहीं अच्छा है, लेकिन बोलना पड़ता है यार दोस्त तू कितना अच्छा है ना। ऐसे ही इसको भी क्या करना पड़ता है, थोड़ा एक्साइट करना पड़ता है। क्या करे, जोश जोश में होश खो बैठे और क्या करे, इलेक्ट्रॉन का दान कर दे। यानी क्या, इसे हम देंगे हीट। अरे हीट पर तो आदमी उबल जाता है, पानी उबल जाता है, तो बेचारा हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, अरे वो एक मूवी है ना जिसके अंदर हम उसको तवे पे बैठा देते हैं, तो बेटा
बेटा उसके भी इंस्टेड जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो भी क्या करते हैं, उछलने लगते हैं। अरे तुम किसी को अगर तवे बैठाओगे तो वो उछलेगा कि नहीं उछलेगा? अरे सर बहुत उछलेगा और सबसे मजा हमें आएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सर, उसे देख रहे हैं। तो देखो मत, उसे क्या करना है, बचाना है। मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी चीज को गर्म करोगे तो उसकी क्या बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है। बोले तो एनर्जी को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। उसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसके कारण क्या होता है, वो एक्साइट हो जाता है। और आदमी एक्साइट होने के बाद हमेशा गलती करता है। क्या गलती करता है? जैसे मान लो आपने क्या किया, इसको हीट किया। अरे क्या किया, हीट। तो हीट करोगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से उकल करके बाहर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, बाहर। तो आपको पता है इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, मतलब अंदर कितने प्लस होंगे, 6 प्लस होंगे। और 6 प्लस ने क्या कर रखा है, 6 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है। क्यों? ये धनात्मक और ये ऋणात्मक है ना। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, आपने ऊर्जा दी, सपोज करो वो आई आपके पास में क्या, x किलो जूल। क्या आई सर, यूनिट है x किलो जूल आई। चलो ठीक है। अब आप सपोज करो कि आपके घर के अंदर क्या है, 6 बड़े लोग हैं। आप उनके 6 इलेक्ट्रॉन, यानी आप उनके घर के बच्चे हैं जो आप उनके घर के आसपास ही घूमते हैं। छोटे बच्चे देखो पास पास घूमते हैं, थोड़े बच्चे थोड़े और दूर दूर घूमते हैं। और मैं एक आया क्या, आपका दोस्त, यानी इस बच्चे को मैंने इस सेल से निकालने के लिए थोड़ा भड़काया। क्या तेरे घर वाले तो बहुत दूर बैठे हैं, उनको पता कैसे चलेगा, आज हम स्कूल नहीं गए, कोचिंग नहीं गए, तो हम क्या करते हैं, आज बंक मार लेते हैं। तो मैं उसको थोड़ा सा ही हिट करूंगा तो बेचारा वो क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। और वो क्या करेगा, इस जगह को छोड़ करके क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा। मतलब इसको निकालने के लिए क्या देनी पड़ी हमको, एक ऊर्जा देनी पड़ी। उसका मान कितना माना हमने, x माना। चलो सर, अब मैंने क्या बोला, ध्यान रखना, अभी भी केंद्र में क्या है, 6 प्लस हैं। क्या है, 6 प्लस, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। अब मुझे बताओ, घर के अंदर एक बच्चा भाग गया है तो 5 घर के जो सदस्य हैं वो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान रखेंगे कि कम ध्यान रखेंगे, ज्यादा रखेंगे सर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस बार अगर कोई गया तो उसकी घर में क्या होगी, कुटाई होगी। क्या होगी, कुटाई होगी। मतलब अब मुझे क्या करना है, इसको भी इस घर से भगाना है, इसकी स्कूल से भगाना है, तो उसको पहले की तुलना में ज्यादा क्या करना पड़ेगा, अरे चढ़ाना पड़ेगा ना। क्या तेरा भाई भी भाग गया, तू भी चल जा, फिर वो क्या करेगा, आपको अपोज करेगा। अरे नहीं, मेरे तो घर पर मम्मी पता चल जाएगा, पापा को पता जाएगा, अब तो मेरे ऊपर ध्यान रखने वाले भी ज्यादा हैं। तो आपको पता है ये यहां से ज्यादा कम निकलेगा, है ना। बहुत कोशिश करोगे तब जाके निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो आकर्षण है बेटा, आपको पता है ये नेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं, तो इसके बीच में जो आकर्षण है वो अधिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अंदर अब 6 प्लस बचे हैं और बाहर सिर्फ 5 ई, यानी एक पेरेंट्स एक्स्ट्रा है तुम्हारी बॉडी गार्डिंग के लिए, है ना। तो इसको निकालने के लिए आपको जो y किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब सब इसकी तुलना में क्या देनी पड़ेगी, अरे अधिक। अब घर के 2 बच्चे बिगड़ गए हैं तो चारों की तो क्या है, भविष्य ही खतरे में है। घर वाले रोक रोक के क्या कर देंगे, हालत खराब कर देंगे, बाहर जाने नहीं देंगे। तो इन्होंने ये भी सब बच्चे क्या सोचेंगे कि यार वो 2 भाग गए, अब तो घर में 6 बड़े हैं, हम सिर्फ 4 हैं, हमारे ऊपर जो ध्यान रखेंगे वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा रखेंगे। बहुत ज्यादा का मतलब क्या, मैं इसको निकालने के लिए जो मुझे ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा। आप तुम खुद बताओ कि घर में 6 बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अब बच्चे 3 ही बचे हैं, तो पहले की तुलना में उनके ऊपर ध्यान देंगे क्या, सर ज्यादा ध्यान देंगे। तो इसका मतलब उसके ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा न्यूक्लियस का, कहां पर, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के अंदर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, सर वो पहले की तुलना में क्या लगेगा, ज्यादा। यानी सर इसको निकालने के लिए मुझे सर और भड़काना पड़ेगा। बोले तो सर क्या, और किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। और चौथे को निकालने के लिए सर या तो क्या करना पड़ेगा, मुझे भी घर से भागना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, आप जैसे जैसे क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालोगे, उसके लिए आपकी एनर्जी का जो मान है, ऊर्जा का मान है, वो अधिक होता रहेगा। ध्यान रखना, जो ऊर्जा आप इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दे रहे हो उसे ही हम बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, I.E, है ना। सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है ना। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है क्या, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। सर हिंदी में बोलिए तो एक इलेक्ट्रॉन को उसके संयोजी कोश से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा के मान की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं क्या, सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अरे किसी को यहां तक दिक्कत है क्या, नहीं। इससे हम क्या सीखे कि सर अगर हमको 4 इलेक्ट्रॉनों को ध्यान देना है तो जो ऊर्जा चाहिए वह अत्याधिक चाहिए। क्या चाहिए, अरे सर अत्याधिक चाहिए। अरे सर इंग्लिश में तो बहुत ज्यादा चाहिए, हाईएस्ट नहीं सर, बहुत ज्यादा हाईएस्ट चाहिए, इतनी सारी ऊर्जा चाहिए। तो मुझे बताओ, किसी को इतनी ऊर्जा दोगे तो बेचारा पिघल जाएगा। अरे हमारा भी तो एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, बोलते हैं ना सर यहां मैं पिघल गया, है ना। अरे कुछ होता ही नहीं होता, हम जा रहे हैं कहीं रास्ते में और कुछ दिखा, हम बोलते हैं अरे सर मैं यहां पिघल गया, तो मैं पिघल सकता हूं, तो बेचारा एटम क्या ही चीज है। तो ध्यान रखना, अगर आप कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन निकाल करके उसका डुप्लेट पूरा करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ऊर्जा इतनी ज्यादा देनी
देनी पड़ेगी, एनर्जी इतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी कि जो उसका जो स्थायित्व है वही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी वो खुद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोले तो जो उसका जो आइडेंटिटी होती है वो क्या हो जाती है, खत्म। तो इस केस फर्स्ट से क्या निकला कि कार्बन जो है वह 4 इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों? कि सर 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हमको इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी जिससे कि क्या होगा, हमारे उस इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हम कार्बन के अष्टकों को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन दे करके, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करके, दान करके C+4 नहीं बना सकते। अरे लिख लीजिए, C4 नहीं बना सकते। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो बेटा, ये तो 10वीं की चीजें हैं। हाँ बिल्कुल चीजें हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए कार्बन से दोस्ती बहुत जरूरी है। अरे वहां तक पहुंचने के लिए इसके पास आना जरूरी है। ये अपने आप ले जाएगी किसके पास, उसके पास। किसके पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास। जो बच्चे भटक रहे हैं, कहाँ जाना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास जाना है। तो कार्बन से दोस्ती जरूरी है। तो आई समझ में, मतलब क्या सर, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को दान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर? वो दान करेगा तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो क्या होगा सर, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यहां से कंक्लूजन ये निकला कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन कैटायन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। अरे आई क्या बात समझ में, है ना। कार्बन कैटायन फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल बाय द हीटिंग ऑफ कार्बन, है ना। अब सर दूसरा क्या केस बन सकता है, तो दूसरा केस बेटा बन सकता है हमारा क्या, कि वह कार्बन क्या कर सकता है, केस 2, हेडिंग लगेगी क्या, केस 2। सर दूसरे में क्या हो सकता है कि वो कार्बन क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है। तो बिल्कुल लेगा, देखो अभी लेके दिखाते हैं कैसे। ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अरे क्या ग्रहण का मतलब क्या, गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। अरे गेन बोलो, है ना, एक्सेप्टेंस बोलो, बात एक ही है। अब सर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो देखिए कहानी यहां से समझिए। सेंटर में आपका क्या, न्यूक्लियस, आसपास क्या सर, कक्षक, अंदर 6 हमारे घर वाले, अरे घर वाले, हमारे घर वाले, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ आपका के कक्षक, ये आपका एल बोले तो के शेल और एल शेल, है ना। यहां कितने सर, 4, 1 2 3 और 4, है ना। ये हमारा हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए इन सभी के ऊपर आवेश कितना है, अरे सर माइनस, अरे माइनस, माइनस सर, ये भी माइनस, है ना। तो मुझे बताइए ये क्या होगा, आपका जो केंद्रक है वो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, बांधे रखेगा। अरे तुम घर से मेरी क्लास छोड़ने के बाद ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं वो घर जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका न्यूक्लियस, उनका केंद्रक उन्हें क्या करता है, आकर्षित करता है। मतलब आप अपने पेरेंट्स से किसी ना किसी भय, यानी किसी ना किसी एक बंध के कारण जुड़े हो। उसी का मतलब आप ये तो है, आप भी तो अपने घर के आसपास ही घूमते हो। इसका मतलब क्या है, इनके जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इनको अट्रैक्ट करता है। इसीलिए क्या करते हैं, ये अपने कक्षक के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। समझ गए सर, क्या समझ गए? इसे समझिए कैसे। मान लीजिए मैं टीचर हूं, मैं आपको घर पर क्या दे रहा हूं, होम ट्यूशन दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं सर, होम ट्यूशन दे रहा हूं। और सपोज करो मेरी जो क्वांटिटी है, मेरी जो कैपेसिटी है वह 6 बच्चों को पढ़ाने की है। कितने की है, 6 बच्चों को पढ़ाने की है। सर कैसे 6 बच्चों को पढ़ाने की है, देखो मैं पॉजिटिव, आप मेरे आसपास, मैंने आया, मैंने बुलाया, एक बच्चा यहाँ बैठो, एक बच्चा मेरे पीछे बैठ जाओ, और बाकी के उनके आसपास घेरों में अरे बैठ जाओ। अरे बैठेंगे क्या सर, हाँ सर आप बैठाओगे तो बैठेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबके ऊपर बराबर ध्यान दूंगा। बिल्कुल सर ध्यान दूंगा। अब मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन आया नया, if you are trying when any atom trying to attain a electron in their valence shell, तो क्या होगा, जैसे क्लोरीन भी ऐसे करता है, एक इलेक्ट्रॉन को कर लेता है। तो मेरे पास एक बच्चा और आया, मुझे तो किसका लालच, फीस का। अरे मुझे किसका लालच, फीस का। कि सर हाँ आप तो बिल्कुल बिठाओगे। तो बेटा यहाँ 2 तरह के बल कार्य करेंगे, इनका इनके बीच आकर्षण, अरे प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है पीछे, अरे अट्रैक्ट करता है, हाथ से करता है, और इन दोनों का रिपल्शन। अरे बच्चे तुम भी तो यही चाहोगे ना कि सर उस बच्चे को क्यों बुला रहे हो, आप हमारे ऊपर ध्यान कम दोगे, तो आप क्या करोगे, उसका विरोध करोगे। तो इसका मतलब क्या है, लेकिन मुझे तो पैसा मिल रहा है, मैं आपको चुप करके बैठा दूंगा, डांट करके चुप हो जाओ, वो बच्चा बैठ जाएगा। और आपकी भी तो क्लास में जगह है ना, क्लास में जगह, तो उसका मतलब वो आ सकता है। तो आएगा सर हम बैठा लेंगे, तो चलो ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया सर, आ गया तो बना लीजिए। लो आपने कहा तो हमने बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन और ले आए हम लोग आपके लिए, है ना। सर आप लाए, हमने नहीं बोला लाने के लिए, है ना। तो एक और बच्चा आया, मैंने कहा चल बेटा तू भी आ जा। क्यों,
अभी भी सीट है। मैं क्या बोलूंगा, यानी इसका आकर्षण इनके प्रतिकर्षण से अधिक है। इस कंडीशन में क्या होगा सर, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इस जगह को घेर लेगा। अरे घेर लेगा, बिल्कुल सर घेर लेगा। तीसरा क्या होगा, एक और बच्चा आया, यानी 3 इलेक्ट्रॉन अंदर आए तो मैं यहां बिठा लूंगा। आप लोग भी क्या बोलोगे, सर चलो अभी जगह है, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि तुम्हारा विरोध मेरे तुमको समझाने से अधिक होगा। मैं बोलूंगा बेटा अभी जगह है, तो तुम उसका विरोध ज्यादा करोगे। अरे सर जगह ही नहीं है तो आप कैसे बैठा रहे हो अंदर, हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम चले जाएंगे। यानी तुम मेरा विरोध ज्यादा करोगे, जितना मैं तुमको समझाने की कोशिश करूंगा उससे ज्यादा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सर हम विरोध ज्यादा करेंगे। विरोध ज्यादा करने का मतलब क्या है कि आप उन इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं दोगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट, इसे कन्वर्ट कीजिए, इसे क्या करिए, रिलेट करिए कि अंदर या 6 ही प्रोटॉन है, तो क्या वो 10 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड कर सकते हैं क्या? और तुम भी सोचोगे अगर मैं एक टीचर हूं तो आसपास लिमिटेड बच्चों को बैठा सकता हूं, इतने सारे बच्चों को बैठाऊंगा तो मैं बाकी बच्चों पर ध्यान दे पाऊंगा क्या? सर नहीं दे पाओगे। तो नहीं दे पाओगे तो आप भी तो उसको नहीं आने दोगे। तो हाँ सर हम भी नहीं आने देंगे। तो यही तो कार्बन कह रहा है कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करूं? क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 6 ही प्रोटॉन है और मैं केवल सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या कर सकता हूं, अरे होल्ड कर सकता हूं। सर मैं क्या कर सकता हूं, इन्हें होल्ड कर सकता हूं। अगर सर आपने 4 इलेक्ट्रॉन और लिए, क्या बोला सर, अगर सर आपने 4 इलेक्ट्रॉन और लिए तो सर आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सर वो कितने हो जाएंगे? अरे सर 10 हो जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी कितने हैं, 6 हैं। तो मुझे बताओ क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकते हैं क्या? अरे नहीं कर सकते। एक पेरेंट्स के पास में अगर बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाए तो वो सब पे बराबर ध्यान नहीं दे सकता। मतलब वो बच्चे उसकी छूट से, उसकी पकड़ से क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो है वह 4 इलेक्ट्रॉन है ना, जो हमारा जो कार्बन है वह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कार्बन 4 एनायन भी क्या नहीं कर सकता, बना नहीं सकता। कारण पूछें तो हम क्या लिखेंगे सर कि ये अगर करेगा तो इसके अंदर क्या होंगे, 6 तो प्रोटॉन होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर, 10 होंगे। ये इनको क्या नहीं कर सकता, बैलेंस नहीं कर सकता सर, इन्हें क्या नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता, इन्हें होल्ड नहीं कर सकता। इसका मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते। तो सर हमने क्या सीखा कि ना तो 4 दे सकते हैं ना 4 ले सकते हैं। कैसा मतलब, क्या कि इसका सिंपल सा मतलब यह है कि कार्बन ना तो कैटायन बना सकता है ना एनायन बना सकता है। इसका मतलब आयनिक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि सर कार्बन कभी भी आयनिक यौगिक नहीं बना सकता। क्यों? आयनिक यौगिक हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच बनता है। बोले तो धातु व धातु के बीच बनता है। अरे समझ आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है सर। तो सर हमने क्या देखा, हम पढ़ के आ रहे हैं, वापस आइए पीछे आपको लेकर के आते हैं खींच करके। हमने पहले इसका जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन देखा सर, ये चीजें थी। उसके बाद हमने क्या देखा सर, 4 संयोजी कोश है, संयोजकता पूर्ण करने के लिए, यानी वो कंपाउंड बनाएगा तो बॉन्डिंग तो शो करेगा ना, अक्सर करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो सर या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लो या दे दो। तो मैंने कहा बेटा ना तो तुम ले सकते हो, अरे ना तुम दे सकते हो सर, एनर्जी ज्यादा चाहिए, और ना ही बेटा क्या कर सकते हैं हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन ही 6 हैं, 10 हो जाएंगे सर। हम प्रोटॉन तो सिर्फ कितने हैं, 6, तो हम इतने सारे इलेक्ट्रॉनों को होल्ड, अरे सर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो मत ले। अरे आप नहीं ले सकते तो नहीं ले। तो सर अब हम करेंगे क्या? सर अब हमारा दोस्त कार्बन करेगा क्या? तो बेटा कार्बन आपका दोस्त करेगा क्या, साझेदारी करेगा। अरे क्या करेगा, केस थर्ड, वह करेगा क्या, साझेदारी। अरे साझेदारी का मतलब क्या, अरे पार्टनरशिप करेगा। क्या करेगा वह, साझेदारी करेगा, है ना। साझेदारी का मतलब क्या है, शेयर करेगा। अरे शेयरिंग इज केयरिंग सर बोकों में अच्छी लगती है, किसकी करेगा, इलेक्ट्रॉन की करेगा। कैसे करेगा, देखिए एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। दैट इज योर CH4। क्या है सर, ये मेथेन है। क्या है सर, अरे क्या है, बोलो जोर से, आवाज नहीं आ रही सर। ये हमारा क्या है, मेथेन है। मेथेन क्या है, इसकी लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। लुईस स्ट्रक्चर क्या होती है सर, कार्बन है, 6 नंबर पर आता है, विन्यास होता है 2 और 4। बिल्कुल बहुत बढ़िया। एक के में कितना सर, 1। जो वैलेंस शेल है उसे डब्बा भी बना लीजिए। मतलब क्या है सर, इसे हमको क्या करना है, लुईस स्ट्रक्चर पे शो करना है। तो कार्बन क्या है, अरे सर लुईस स्ट्रक्चर में क्या करना पड़ता है, एक सेंट्रल एलिमेंट होता है, उसके आसपास हमारे सराउंडिंग एलिमेंट्स होते हैं। अरे एक तत्व के बीच में होता है परमाणु, उसके आसपास सभी उसको घेर लेते हैं। तो बेटा देखिए ये हमारी रही हीरोइन, ये क्या हो गई, गुंडों में फंस गई। अरे कहां फंस गई, उंडों में फंस गई। इसका मतलब क्या है, तो ध्यान रखना सेंटर में किसको लेना है, केंद्र में किसको लेना है, तो जो नंबर में कम हो। क्या नियम है सर, जो नंबर में कम हो। अरे सीधी सी बात है, जो कम होगा वो बीच में आएगा, जो ज्यादा उससे वो घेर लेगा,
अरे घेर लेगा, जो क्या है, जो नंबर में कम है वो बीच में होगा, उसके आसपास वाले को क्या कर लेंगे सर, घेर लेंगे। घेरेंगे कैसे सर, चारों तरफ से उसको क्या कर लेंगे हम लोग, घेर लेंगे। तो मैंने कहा घेर लो। अरे ये रही हीरोइन, किसे घेरा, हीरोइन को घेरा किसने सर, गुंडों ने। अरे गुंडे क्या किया, हमारी हीरोइन को सर इसने घेर लिया है। हीरो मारेगा एंट्री, क्या मारेगा सर, एंट्री मारेगा। कैसे मारेगा, इधर देखिए, है ना, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने यहाँ प्रदर्शित कर दिए, इसके पास 4 होते हैं, मैंने यहाँ प्रदर्शित कर दिए। तो अब ये क्या करेगा, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा। अरे ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्टेट का एक एक्सेप्शन है। क्या है सर, एक्सेप्शन क्या होता है, अरे बेटा अपवाद है। क्या है कि ये क्या करता है, डुप्लेट पूरा करता है। क्या करता है, डुप्लेट, है ना सर। डुप्लेट क्या होता है कि सर ये अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाता है सर, ये स्थायी हो जाता है। ऐसा नालायक आदमी है, क्या हो जाता है, ये स्थायी हो जाता है। सर इसका तो ऑक्टेट हो गया पूरा। तो सर नई बात क्या है इसमें, तो आइए हम आपको बताते हैं नई बात। एक कलर बना लेते हैं, क्या मज़ा आ जाए, थोड़ा सा क्या आ जाए सर, हमको मज़ा आ जाए, है ना। चलो क्या लें, ग्रीन ले लें, चलिए, है ना। अब देखिए कार्बन पर फोकस करिए। कार्बन ने क्या करे, 4 खुद के पास, 5, 6, 7, 8, अरे अष्टक पूरा, ऑक्टेट पूरा। तो क्या करेंगे सर, इसे समझाइए। तो बेटा क्या करेगा, ये साझेदारी करके एक बंध का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा सर, एक बंध का निर्माण कर लेगा। और उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, संयोजक बंध बोलते हैं। बोले तो कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं सर, सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं, संयोजक बंध। और जिन यौगिकों में सहसंयोजक बंध मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, यह होता है हमारा सहसंयोजक यौगिक। अरे क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर, इतना अच्छा पढ़ा रहे हो तो क्लियर क्यों नहीं होगा, है ना। तो इसने क्या किया, अब आपको पता है एक बंध बनाने के लिए कम से कम कितने, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, अरे सर 2। क्या दें हैं सर, कुछ नहीं देने वाले सर, बता रहे हैं कैसे। देखिए एक बंध, 2 बंध, अरे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बंध, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बंध, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बंध। सर बिल्कुल समझ में आ गया क्या कि सर इन्होंने देखो इस यौगिक का निर्माण कर लिया। कैसे किया सर, साझेदारी से किया, इलेक्ट्रॉन शेयर किया। और जब भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो क्या बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम सीख गए क्या कि सर कार्बन जो है वो जनरली कोवैलेंसी शो करता है। कोवैलेंसी मतलब कोवैलेंट कंपाउंड क्या करता है, शो करता है, रिप्रेजेंट करता है ना। यानी इसका मतलब आयन ना तो वो कैटायन बना सकता है ना वह एनायन बना सकता है। सर वो शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो सर ना तो शेयरिंग करेंगे तो ना तो हमें ऊर्जा की दिक्कत, अरे ना ऊर्जा की दिक्कत, और सर अगर हम लेंगे तो हमें ना तो प्रोटोनों की दिक्कत। हम साझेदारी कर लेंगे, हम पार्टनरशिप कर लेंगे। हर सर हम भी मतलबी हैं। कैसे, कार्बन भी मतलबी है, वो अपने मतलब के लिए, अपने अष्टकों को पूरा करने के लिए क्या कर लेता है सर, वो साझेदारी कर लेता है। और साझेदारी से जो बंध बनता है, द बॉन्ड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट सर, कोवैलेंट बॉन्ड। कहाँ बताया सर, हम आपको बताएंगे कहाँ, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के अंदर। अरे कहानी सारी समझ में आई। कार्बन से दोस्ती करो, सर कार्बन से कैसे दोस्ती कराई, थोड़ा वापस बताओ। तो आइए बेटा हम आपको बताते हैं क्या, कार्बन के बारे में बताया। कार्बन एक धातु होता है, कार्बन की स्थिति हमने आपको बता दी, कार्बन के बारे में हमने आपको बता दिया कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बारे में हमने उसका प्रदर्शन आपको बता दिया, किस तरह से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने कहा सर कार्बन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाह्यतम कोश को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोश बोलते हैं, यानी वैलेंस शेल बोलते हैं। तो हमने देखा क्या कि सर ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी पड़ रही थी। सर हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के केसेस बना सकते हैं। कौन से, पहला दान करेंगे। सर दान देंगे तो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, और ऊर्जा जितनी ज्यादा दोगे, वो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए, इससे क्या होगा, हमारे बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और इतनी सारी एनर्जी दोगे तो बेचारे का अस्तित्व ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हम सर उसे 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते, कार्बोकैटायन का, धनायन का फॉर्मेशन यानी बोले तो निर्माण नहीं हो सकता। वैसे ही क्या, आप 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी नहीं कर सकते। ग्रहण करेंगे तो सर क्या होगा, अरे सर आप बच्चों को लिमिटेड पढ़ा सकते हो, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 प्रोटॉन नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन होल्ड नहीं कर सकते। सर हम लोग एनायन भी नहीं बना सकते। तो हम सर क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे।
अरे क्या करेंगे, साझेदारी। अरे मतलब की दुनिया है तो कार्बन पीछे क्यों, है ना। तो कार्बन क्या करेगा, साझेदारी करेगा, और साझेदारी से मिलकर के क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करेगा, है ना। इस तरह से कोवैलेंट कंपाउंड का निर्माण होगा। तो हम समझ गए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हम लोग टाइप ऑफ बॉन्ड डिस्कस करने वाले हैं वह हमारी मेनली कौन सी होगी, वो होगा हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा होगा सर, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब वो शेयरिंग से मिलकर बनाएगा, है ना। तो जनरली जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे वो हमारे कौन से होंगे, दैट इज योर कोवैलेंट कंपाउंड होंगे हमारे। उनके बारे में हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बात करें। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो बॉन्ड मिलेगा वो कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड मिलेगा, है ना। कौन सा बॉन्ड मिलेगा, कोवैलेंट, बोले तो सहसंयोजक बंध मिलेगा। और एक चीज और ध्यान रखना, कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको आयनिक यौगिक, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आपने सुना होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकारक जो है ना, उत्प्रेरक है, अभिकारक, दोनों की तरह कार्य कर सकता है। उसके अंदर आपको आयनिक बंध देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ कार्बन होगा और एक तरफ आपका MgX होगा। अरे RMgX में वहां पर आपको आयनिक बंध मिल सकता है, लेकिन हम लोग वो वहां डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल हमने कार्बन से क्या की, आज दोस्ती की। तो देखिए हम लोग एक बार वापस रिकैप करते हैं, अभी तक हमने टोटली क्या किया। हमने सबसे पहले आपकी देखी हिस्ट्री, क्या देखी सर, हिस्ट्री के अंदर के जैविक सिद्धांत के आधार पर हमने देखा क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधों से मिलते हैं, उन्हें हमने कहा कि वह कार्बनिक यौगिक होते हैं। लेकिन हमने देखा कि बर्जीलियस यानी एफ वूलर आए, उन्होंने हम लोग को क्या बोला कि हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक से भी क्या कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं, है ना। फिर हमने क्या कहा, ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से हमने कहा कि ऐसे यौगिक जो सीधे जीवाश्म से, बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, है ना। और वैसे हमने एग्जांपल दिया कि जैसे चींटी से मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। फिर हमने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी, किससे मॉडर्न हमने क्या देखी, मॉडर्न डेफिनेशन देखी। मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी कि सर हाइड्रोकार्बन, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो मतलब क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अंदर हाइड्रोकार्बन्स या उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी की जाती है। फिर उसके बाद हम लोग कहां गए, हम आए कहां पर, दोस्ती करने आए, किससे, कार्बन से, है ना। फिर हमने क्या किया, कार्बन को जानने की कोशिश की, है ना। फिर हमने क्या की, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन को समझने से पहले, है ना, लिखा है हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन को समझने से पहले हमने क्या किया, आपको समझाया क्या कि बॉन्ड कैसे, मतलब ये हमने सबको समझाया क्या, कार्बन की दोस्ती कैसे हमने आपसे की, हमने आपको ये सब चीजें बताई, कार्बन क्या होता है, कहाँ मिलता है, क्या क्या पोजीशन है, ये सब चीजें हम लोगों ने क्या कर ली, यहाँ डिस्कस कर ली। अब हमारे सामने आती है क्या, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे आपने देखा कि सर इसने साझेदारी की, तो साझेदारी करके देखो, जैसे यहाँ इसने सिंगल बॉन्ड, अरे ये बंध कैसा है सर, एकल बंध है। कैसा है, एकल बंध। सर इतना क्यों पढ़ा रहे हो, तो कल जब मैं लेकर के आऊंगा बॉन्डिंग, कार्बन सिंगल बॉन्ड शो कर सकता है, डबल बॉन्ड शो कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड शो कर सकता है, तो वो कैसे कर सकता है, बाय द हेल्प ऑफ शेयरिंग। वही एग्जाम्पल में कुछ लेकर के आया हूं। देखो इसके एग्जाम्पल से हमने देखा क्या, वो सिंगल बॉन्ड बोले तो एकल बंध बना सकता है। सर द्वि बंध और त्रिबंध भी बता ही दीजिए ना, आए हैं तो चलो द्वि बंध कैसे बनता है। देखो मैंने लिया है एथीन, C2H2, C2 बनाओ, एक कार्बन, दो कार्बन। कार्बन क्या क्या है सर, कार्बन का जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, हाइड्रोजन के 1 होता है सर, बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या किया, 2 हीरोइन है, चारों को घेरना है, किससे, इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास 6, हाइड्रोजन कितने हैं सॉरी हमारे पास 6, तो देखो 4, तो देखो घेर लो चारों तरफ से। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये रहे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन, एक और ये। अब सर हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, सर हाइड्रोजन के पास तो हमारे बेचारे के पास सिर्फ 1 होता है, 1 2 3 और 4। इसका सर डुप्लेट पूरा, मैंने कहा पूरा, इसका डुप्लेट पूरा सर, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा सर। तो सर किसका नहीं है, तो अभी बताते हैं आपको, डुप्लेट पूरा बेचारे किसका नहीं है। कार्बन का कैसे होगा, देखो इसके इलेक्ट्रॉन को मैं थोड़ा यहाँ प्रदर्शित कर देता हूँ, है ना। देखो इसके कितने हो गए, 4 खुद के पास, 5 6 7 और 8, इसका अष्टक पूरा। ये बेचारा क्या करेगा, यहाँ से लेगा, है ना, कहाँ से लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करेगा कुछ इस तरह से। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसने अपना अष्टक पूरा कर लिया। सर कैसे बताइए, दो इलेक्ट्रॉनों से मिलता है एक बंध। देखिए देखो, तो यहाँ पर क्या है, कार्बन ने क्या किया है सर, 2 बंध का निर्माण अरे किया है। कितने निर्माण किया है, 2 बंधों का। मतलब कार्बन हम लोग कह सकते हैं क्या कि सर कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है। सर ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है क्या, बिल्कुल बना सकता है ना। वो 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेगा, जैसे अल्काइन होता है CH। अरे सर इतना तो मत बताओ, हमें पता है। देखो कार्बन क्या कर सकता है, 3 बॉन्ड भी, यानी 3 बंधों का निर्माण भी कर सकता है। तो देखिए क्या,
बढ़ते हैं हम हमारे अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब आपको क्या ये सारी प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी तरह से क्या आएंगी सर, समझ आएंगी। इन प्रॉपर्टीज में क्या है कि पहली जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी कैटेनेशन। क्या है? कैटेनेशन। सर ये क्या होता है कैटेनेशन? इसे बोलते हैं श्रृंखला। कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके बहुत सारे वर्सेटाइल नेचर हैं। क्या है वर्सेटाइल नेचर? क्या होते हैं? इसके पास बहुत सारे ऐसे गुण हैं। जैसे पहला गुण जो इंपॉर्टेंट है वह है श्रृंखला का। सर श्रृंखला का गुण क्या होता है? कैटेनेशन क्या होता है? तो ध्यान रखना, कैटेनेशन का मतलब है कि कार्बन एक तो सीधा जुड़ सकता है चेन में, सर ब्रांच में जुड़ सकता है, टूट सकता है। सर सीधा कैसे? इधर देखिए, ऐसे कार्बन सीधा जुड़ सकता है, कार्बन ब्रांच के फॉर्म में जुड़ सकता है, और कार्बन बेचारा साइक्लिक भी हो सकता है, यानी श्रृंखला, यानी बोले तो क्या एक चक्रीय यौगिक के रूप में भी हो सकता है। इसी गुण को हम कार्बन के गुण को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं, जो कि आपने 10th में पढ़ा है। क्या? श्रृंखला के गुण। इसमें लिखा है कार्बन के गुण के कारण यह लंबी बंधी हुई संरचना सहसंयोजक, देखो मैंने बताया ना अभी आपको, कौन सी संरचना बनाता है ये? सहसंयोजक यौगिक यानी सहसंयोजक बंध बनाता है, श्रृंखला का रूप करता है। कार्बन देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अरे सिखाया, अभी सिखाया था क्या कि कार्बन आल्सो फॉर्म क्या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड बताया था ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सर कैसे? ना दे सकता है ना ले सकता, तो क्या करेगा सर? वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अरे बिल्कुल समझ में आया क्या? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। तो चलिए आगे, यानी पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई सर? कैटेनेशन। क्या हो गई सर हमारी? कैटेनेशन। बोले तो श्रृंखलीकरण। सर कार्बन श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। तो देखिए, अगर कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो सर? सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो सर? कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड हो, उसे बोलते हैं एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है उसे बोलते हैं एल्कीन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उसे बोलते हैं क्या? एल्काइन। इसे हम बहुत अच्छे से लेंगे। अभी आपके लिए सिर्फ जानकारी के लिए लेकर के आया हूं, बाकी हाइड्रोकार्बन में नॉमेनक्लेचर में बहुत अच्छे से लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसका जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है? CnH2n+2। इसका होता है CnH2n और इसका होता है क्या? CnH2n-2। ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है। क्या इसमें होगा? क्या आप बस एक ध्यान रखिए, एल्कीन का ध्यान रखिए। क्या ये एल्केन्स नहीं, ये एल्कीन है ना। ये चीजें चेक कर लेना आप। क्या है ये आपके एल्केन हैं, ये आपके एल्कीन हैं, और ये आपके क्या है? एल्काइन है ना। एल्कीन का ध्यान रखिए CnH2n, एल्केन ऊपर +2, एल्काइन नीचे -2, फॉर्मूला खत्म, है ना। अब उसके बाद और क्या होता है? कार्बन शोज, ये देखो क्या लिखा है? कार्बन शोज 4 वैलेंसी। क्या बोला उसने? वैलेंसी 4 का मतलब क्या? 4 बंध बना सकता है, क्योंकि आपको पता है उसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। अरे मैंने बताया था सर, पॉइंट क्लियर है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? इट इज नॉट नेसेसरी टू शो 4 वैलेंसी, इट मे बी वेरिएबल समटाइम। जरूरी नहीं है 4 हो, कभी कभी क्या कर सकता है? ये कभी कभी परिवर्तनशील भी हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दोस्ती कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? फॉर्मूलाज के टाइप। किसके बारे में बात करते हैं? फॉर्मूलाज के टाइप। तो चलिए रखते हैं इस क्लास को अभी यहीं तक, क्योंकि क्लास वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है। अब आगे हम लोग फॉर्मूलाज और इससे कुछ रिलेटेड जो डिग्री ऑफ कार्बन है, डिग्री ऑफ हेलोजन है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन है, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन पर आधारित जितने भी प्रश्न प्लस प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास के अंदर। सर पूरा करा दीजिए बेटा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी रखते हैं हमारी क्लास को यहीं तक। इसके बाद हम करेंगे चर्चा क्या? आपकी अगली क्लास के अंदर। देखिए इतनी सारी चीजें आपके लिए लेकर के आए हैं, इनकी चर्चा करेंगे कब? हम अगली क्लास के अंदर। आप सभी का फेवरेट पेज सर थैंक यू। सर थैंक यू नहीं है, सर लाए हैं आपके लिए क्या? थैंक यू, है ना। मतलब आज की क्लास हम रखते हैं यहीं तक। इसके आगे हम चर्चा करेंगे आपकी अगली क्लास के अंदर। तो जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, क्लास कंसेप्चुअल लगी है, बहुत ही अच्छी है क्या? लगी क्या यार? है। तो क्लास अगर बहुत ही अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। अगली क्लास हम लेकर के आएंगे आपके लिए लाइव, और उसकी जो सूचना है आपको मिल जाएगी आपके प्यारे चैनल अपेक्स एग्री क्लासेस के ऊपर। तो आप आने से पहले ये छोटी जो भी चीजें आज हमने आपको कराई
इसको क्या करके आएंगे सर, हम रिवाइज करके आएंगे ताकि हम क्या कर सकें, अच्छे से इनको सॉल्व करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जीओसी की पहली क्लास में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया कार्बन का, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इन सभी को लेकर के। तो चलिए रखते हैं हम हमारे आज की क्लास को यहीं तक। कल हम डिस्कस करेंगे क्या कि कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं, उसकी प्रैक्टिस हम आपके लिए लेकर के आएंगे। सर सूत्र की जो टाइप होते हैं, इनको प्रदर्शित करने के जो तरीके होते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, उन सभी के बारे में कल करेंगे चर्चा आपके साथ विस्तार में। तो चलिए बने रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं क्या हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। स्वस्थ रहिए, मिलते हैं क्या अगली क्लास में। चलिए बाय, गुड बाय, सी यू, टाटा, जय हिंद, जय भारत।